नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स का टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, जिसके अभी कुछ दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ काम था इस कारण से। तो अभी अब लोगों को टॉपिक वाइज जो है वीडियो मिलने वाली है, लगातार मिलने वाली है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग अब जियोग्राफी और हिस्ट्री का भी टॉपिक वाइज जो है सीरीज स्टार्ट करेंगे, और वीडियो और अब और भी डायग्राम बेस्ड रहेगा, सिस्टमेटिक रहेगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और बायोलॉजी का इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किया था, उसको खत्म भी कर चुके हैं हम लोग। तो अगर बायोलॉजी का आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें भी हम लोगों ने बायोलॉजी को बड़े ही अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ जो है समझाया हुआ है। ठीक है ना। तो आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक के अंतर्गत प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के संबंधित जो परिभाषाएं हैं, समांतर किरणें, अभिसारी किरणें, अपसारी किरणें, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक, अपारदर्शक, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन से संबंधित जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या है, दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, गोली दर्पण के फिर प्रकार, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सभी के बारे में जो है विस्तार से हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसके अलावा उत्तर दर्पण में जो प्रतिबिंब रचना कैसे होती है उसको डायग्राम से हम लोग समझेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना जो कि होते हैं 6 प्रकार की प्रतिबिंब रचना होती है अवतल दर्पण में, उन सभी को विस्तार से डायग्राम के साथ हम लोग जो है समझेंगे। दर्पण सूत्र, आवर्धन क्षमता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन क्या है, अपवर्तनांक के नियम क्या क्या है, किसका अपवर्तनांक कितना होता है, क्रांतिक कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों में प्रतिबिंब रचना हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न दृष्टि दोष होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके निवारण पढ़ेंगे। प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, इन सभी के बारे में जो है विस्तार से हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि डायग्राम बेस्ड रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि ये टॉपिक आपका अच्छे से समझ में आ जाए और इससे आने वाले क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सीधे वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सीधे प्रकाश को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या है। ठीक है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो है संचरित होती है। ठीक है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, और वो कैसी संचरित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो ऐसी तरंगे जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगे है। प्रकाश को भी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना किसी माध्यम के जो है संचरण कर सकती है। ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितने परास का होता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर का होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कोई वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए। जीवधारियों की जो आंखें हैं वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। ठीक है ना। जीवधारी की आंखें प्रकाश के लिए क्या होती है, संवेदनशील होती हैं, और उसकी उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब कैसे देखते हैं, जब किसी वस्तु पर क्या होता है, प्रकाश किरणें आपतित होती है, अर्थात किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तो उस वस्तु से टकराकर वो प्रकाश किरणें हमारे आंखों पर परिवर्तित होती हैं, और आंखों के पीछे उस वस्तु का क्या होती है, प्रतिबिंब बनती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर क्या होती है, आपतित होती है, अर्थात पड़ती है, तो उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर आती है, और हमारे आंखों के जो पीछे है उसका प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश की अर्थात ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है। तो प्रकाश की क्या है, प्रकाश की प्रकृति अर्थात नेचर और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है उसको जो है प्रकाशिकी कहते हैं ना। तो प्रकाशिकी एक प्रकार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, प्रकाश की प्रकृति और गुणों के अध्ययन से संबंधित। ठीक। तो चलिए हम लोग प्रकाश की संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर किरणें अर्थात पैरेलल रे क्या है। ठीक है। तो ऐसी किरणें जो सभी बिंदुओं पर समान दूरी पर होती हैं, तो इसे समांतर किरणें कहते हैं। अर्थात ये जो किरणें हैं ना, ये हर बिंदु पर क्या होती है, समान दूरी पर रहती हैं। चाहे देख लीजिए कोई भी बिंदु पर हो, और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यही जो है क्या है, समांतर किरणें समान दूरी पर रहती हैं और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक सीधी रेखा में चलती चली जाती हैं। ठीक है ना। तो ये जो है समांतर किरणें अर्थात पैरेलल रे है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अभिसारी किरणें अर्थात कन्वर्जेंट रे क्या है। ठीक।
तो ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें अर्थात कन्वर्जेंट रे कहते हैं। अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर जो है मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं। ठीक है ना, अलग अलग स्रोत से निकलकर किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं तो उसे अभिसारी किरणें कहते हैं। और अपसारी किरणें क्या है, किसी एक पॉइंट अर्थात किसी एक बिंदु से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में जो है जाती हैं तो इसे अपसारी किरणें कहते हैं। तो अभिसारी और अपसारी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग और परिभाषाएं देख लेते हैं। तो अगला परिभाषा है प्रदीप वस्तुएं अर्थात ल्यूमिनस बॉडी। क्या है प्रदीप वस्तुएं अर्थात ल्यूमिनस बॉडी, तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तो इसे प्रदीप्त वस्तुएं अर्थात ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। और अदीप्त वस्तुएं क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या है, तो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं होगी, चंद्रमा हो गई, ये क्या है, अदीप्त वस्तुएं क्योंकि इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और ये प्रदीप वस्तुएं की जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती के प्रकाश में ये जो है दिखाई देते हैं तो ये जो है अदीप्त वस्तुएं हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं पारदर्शक अर्थात ट्रांसपेरेंट क्या है, तो जिन वस्तुओं से होकर जो है प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार जो है निकल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शक अर्थात ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है ना, इनसे प्रकाश सीधी निकल जाती है, आर पार हो जाती हैं तो इसे पारदर्शक कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट। और अर्ध पारदर्शक क्या है, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाती हैं तथा कुछ भाग जो है क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं तो उसे जो है क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शक कहते हैं। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, तो तेल से भीगा हुआ कागज में जब प्रकाश पड़ती है तो कुछ भागों को वो जो है अवशोषित कर लेता है और कुछ भागों को बाहर निकाल देता है तो इसे क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शक अर्थात ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ठीक है ना, अब अपारदर्शक क्या है, ओपेक क्या है, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती हैं तो उन्हें अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे पत्थर, ईंट, बालू, इनसे प्रकाश जो है बिल्कुल भी नहीं गुजरती है तो इसे अपारदर्शक कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के गुण क्या क्या है। ठीक है ना, तो प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है, ये जो है प्रकाश का पहला गुण है। ठीक है ना, प्रकाश क्या रहती है, एक सरल रेखा में चलती चली जाती हैं जब तक कि वो किसी से जो है टकराती नहीं है, वो सीधी रेखा में चलती चली जाती है तो ये प्रकाश का गुण है। इसी कारण जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं। अब अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है प्रकाश एक तरंग तथा कण दोनों की प्रकृति रखता है ना, अर्थात प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति अर्थात ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रकाश एक तरंग भी है, वेव भी है और कण भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो प्रकाश तरंग भी है और कण भी है अर्थात वेव भी है और पार्टिकल भी है। अगला गुण क्या है प्रकाश का, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होने के कारण प्रकाश बिना किसी माध्यम के गति कर सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गति करती हैं तो प्रकाश की चाल व तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है तथा उनकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना तो उसकी तरंग दैर्ध्य और चाल तो परिवर्तन होता है लेकिन उसकी आवृत्ति कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश के तीन गुण थे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब प्रकाश की चाल और प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की चाल और परावर्तन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन क्या है, इसको देख लेते हैं। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसे निर्वात, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो क्या होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल में क्या होती है, 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। रॉक सॉल्ट में 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और तारपीन के तेल में 2.04×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। और नायलॉन में क्या होता है, तो 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है निर्वात से पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है ना, और सेकेंड में बात करें तो 499 सेकेंड का समय लेता है। याद रखिएगा इसको, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड, और ये 8 मिनट 19 सेकंड या सेकंड में बात करें तो 499 सेकंड का समय लेता है। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड लगता है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, चंद्रमा से आने में 1.28 सेकंड, जबकि सूर्य से आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले, ठीक है ना, देख लीजिए, प्रकाश जो है मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः अपने मार्ग पर लौट आता है। ठीक है ना, तो लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देख लीजिए डायग्राम में, ये प्रकाश यहाँ से आ रही है और यहाँ पर किसी सतह से टकराती है और वापस उसी मार्ग में चली जाती है, तो इसे प्रकाश का जो है परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, अब आपतित किरण क्या है देख लेते हैं। इंसिडेंट रे क्या है? तो प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरणें जो है आपतित किरण है। ये देख लीजिए, ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ से ये प्रकाश जो है परावर्तक सतह पर पड़ रही है, तो यही जो है आपतित किरण है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये आपतित किरण है। और परावर्तित किरण क्या है? रिफ्लेक्टेड रे क्या है? दर्पण या परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण, ये परावर्तित किरण है। जैसे कि ये वाला किरण जो ब्लू कलर का किरण है ना, वो क्या है? परावर्तित किरण है, क्योंकि ये टकराकर वापस जा रही है। अब देखते हैं कोण क्या क्या है। तो ये देख लीजिए, ये वाला कोण क्या है? आपतन कोण है, और ये वाला कोण है परावर्तन कोण। ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या है? आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या है? परावर्तन कोण है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ना। आगे इससे रिलेटेड जो है पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब परावर्तन के नियम देख लेते हैं। ठीक है ना, परावर्तन के नियम क्या है? तो देख लीजिए, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए, पहला नियम क्या कहता है, डायग्राम में देखिए, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है क्या होती है? तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। तो देख लीजिए, ये तीनों एक ही तल में स्थित है ना। ये वाला जो तल है उसमें जो है तीनों स्थित है ना। तो ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। तो ये क्या है? पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये दूसरा नियम है। देख लीजिए, ये कोण आई और ये कोण आर, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये जो है परावर्तन के दो नियम है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये दो नियम है। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम लोग अब प्रतिबिंब अर्थात इमेज क्या है। तो किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, तो आगे हम लोग जब दर्पण या लेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना, अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वो है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, अब वास्तविक किरणें क्या होती हैं? वास्तविक किरणें जो है वास्तव में मिलती हैं, जबकि आभासी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है ना। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट क्या है? वास्तविक किरणें वास्तव में मिलती हैं जबकि आभासी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और वास्तविक किरणें सदैव क्या होते हैं? तो वास्तविक किरणें जो है सदैव उल्टा बनता है। ठीक है ना, और आभासी किरणें सदैव सीधा बनता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण क्या है? जैसे सिनेमा पर जो पर्दा होता है ना, तो वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों का अंतर अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब दर्पण देख लेते हैं, टाइप ऑफ मिरर। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। ठीक है ना, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो कॉन्वेक्स मिरर होता है और दूसरा कॉनकेव मिरर होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इन सभी को हम लोग आगे विस्तार से जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या है। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या है? यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है। प्लेन मिरर क्या है? यदि परावर्तक जो पृष्ठ है वो समतल या क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ समतल सतह हो तो इसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण के दूसरी तरफ चांदी अर्थात सिल्वर या पारे का लेप कर दिया जाता है। तो ठीक है ना, एक सतह क्या रहता है? समतल रहता है और दूसरे सतह पर चांदी या पारे का लेप कर दिया जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसके कुछ गुण धर्म है। ठीक है ना, तो इसी से
से रिलेटेड एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गुण धर्म है समतल दर्पण से संबंधित। तो देख लीजिए, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है ना। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी रहता है और सीधा रहता है, ठीक है। अब प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर रहता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार का क्या रहता है, बराबर रहता है। देख लीजिए, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो दोनों का आकार क्या है, बराबर है, और प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं क्या है समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण धर्म। जब कोई व्यक्ति जो है समतल दर्पण की ओर, जब हम समतल दर्पण में v वेग से समतल दर्पण की ओर गतिमान होते हैं तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। जब हम शीशे की तरफ v वेग से जाते हैं तो हमें अपनी तरफ जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग भी याद रखिएगा। अगला नियम क्या है कि समतल दर्पण क्या होता है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को समतल दर्पण में अपना जो है प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कैसी रहनी चाहिए, वस्तु की आधी रहनी चाहिए। तो यही बोला जा रहा है, ठीक है ना। दर्पण की जो ऊंचाई है वस्तु की आधी रहनी चाहिए अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है समतल दर्पण से संबंधित, तो समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग दाईं भाग और दायां भाग बायां भाग की तरह दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है ना। देख लीजिए, ये जो क्या है, ये दायां भाग है, वो बायां भाग की तरह दिखाई दे रहा है और बायां भाग दायां भाग की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब समतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, तो दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है दर्पण वो क्या है, समतल दर्पण रहता है। इसके अलावा जो है कैलिडोस्कोप में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो है पनडुब्बियों में, पेरिस्कोप में जो बाहर के दृश्य को देखने के लिए भी जो है समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये समतल दर्पण से संबंधित कुछ नियम थे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, समतल दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब है उसके क्या क्या नियम है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब गोली दर्पण देखते हैं, ठीक। गोली दर्पण दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो इन दोनों को हम लोग विस्तार से जो है पढ़ेंगे। इसमें कुछ शब्दावली है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गोली दर्पण की परिभाषा देख लेते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण एक खोखला दर्पण होता है, ठीक है ना। खोखला गोला होता है तो उसका परावर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का भाग होता है अथवा जो है गोलेकार सतह से निर्मित किया गया हो। सामान्यतः कांच के एक टुकड़े पर चांदी का लेप करके बनाया जाता है गोली दर्पण। तो ये गोली दर्पण का परिभाषा है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या महत्वपूर्ण शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग देख लेते हैं गोली दर्पण से संबंधित, ठीक। तो वक्रता केंद्र, तो गोली दर्पण का वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, उस खोखले गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है। तो देख लीजिए, ये क्या है, एक गोली दर्पण का एक खोखला दर्पण है, उसका एक भाग है। तो ये जब ये पूरा ऐसे गोल बनेगा, ठीक है ना, तो ये जो गोली दर्पण रहता है ना उसका केंद्र रहता है, तो वही क्या है, वक्रता केंद्र है। ये देख लीजिए, ये सी जो है ये क्या है, उसका वक्रता केंद्र है, ठीक है ना, सेंटर है वो। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब वक्रता नहीं, अब ध्रुव देख लेते हैं। तो ध्रुव क्या है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है ना वो उसका ध्रुव होता है। तो देख लीजिए, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, पूरा ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इसका जो केंद्र कहाँ क्या है, ये पी इसका केंद्र है। तो ये क्या है, उसका ध्रुव है, ठीक है ना। पी उसका क्या है, ध्रुव है, पोल है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब वक्रता त्रिज्या क्या है, तो ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी के मध्य की जो दूरी होती है ना उसे जो है क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये ध्रुव पी से लेकर ये वक्रता केंद्र सी यहाँ तक की पूरी दूरी क्या कहलाती है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब मुख्य अक्ष क्या है, तो पूरा ये यहाँ से लेकर ये पूरा ये यहाँ तक की दूरी ये क्या है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। पी और सी को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वही जो है क्या है, मुख्य अक्ष है। अब फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं। तो यही बस क्या है, सभी किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं। तो यही जो है क्या है, फोकस है, ठीक है ना। अब फोकस दूरी क्या है, तो जो ध्रुव से लेकर ऐप तक की जो दूरी है ना, ये पी से लेकर ऐप तक की जो दूरी है ना वही जो है क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे जो प्रतिबिंब जब बनेगा तो इसी का यूज होगा, ठीक है। चलिए अब हम उत्तल दर्पण देख लेते हैं। तो गोली दर्पण में दो दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। क्या है उत्तल दर्पण, तो वह गोली दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई हो उत्तल दर्पण कहलाती है। देख लीजिए, ये क्या है, इसका बाह्य सतह क्या है,
से उभरी हुई है ना, तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। और इनकी आंतरिक सतह पर क्या कर दिया जाता है, लेपित अर्थात पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी आंतरिक सतह क्या रहती है, पॉलिश रहती है, और बाह्य सतह परावर्तक रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसे अपसारी दर्पण अर्थात डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, किसको अपसारी दर्पण कहते हैं, किसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या है, अपसारी दर्पण है ना, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। तो इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा। ये देख लिए, उत्तल में स्टार्टिंग में क्या है, उ है, और अपसारी में स्टार्टिंग में अ है, तो याद रखिएगा। और उ रहेगा और अ रहेगा ना, अ उ रहेगा, और उत्तल दर्पण में अ रहता है, इसलिए अ नहीं रहेगा, उ और अ रहेगा। तो उत्तल दर्पण क्या है, अपसारी दर्पण है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो है अपसारी दर्पण कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। अब उपयोग देख लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहता है। तो वाहनों में साइड मिरर अर्थात पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है, इसलिए जो है पीछे का दृश्य देखने के लिए, गाड़ियों में जब हम रहते हैं तो पीछे का जो दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और स्ट्रीट लैम्प में जो दर्पण यूज होता है वो भी उत्तल दर्पण रहता है। तो ये दो जो है उत्तल दर्पण के उपयोग है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, और स्ट्रीट लैम्प में जो दर्पण लगा रहता है वो भी क्या रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख लीजिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण के लिए वस्तु कहाँ रहना चाहिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसका आकार कैसे होता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो देख लीजिए, जब उत्तल दर्पण में वस्तु जो है अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है ना। और कैसा रहता है, आकार तो अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का रहता है, और प्रकृति हमेशा आभासी और सीधा ही रहता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी रहता है और सीधा बनता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये वहां पर वस्तु क्या है, अनंत में है, ठीक है ना, वस्तु अनंत में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फोकस पर, ये फोकस पर क्या है, उसका प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे रहता है। तो ये दर्पण है और ये वाला हिस्सा क्या है, इसका पीछे वाला हिस्सा है, तो दर्पण के पीछे बनता है और कैसा रहता है, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का है ना ये, और ये कैसा रहता है, आभासी और सीधा रहता है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। देख लीजिए, ये अनंत है और ये ध्रुव के बीच में, जब यहाँ पर जो है क्या रहता है, प्रतिबिंब रहता है, वस्तु रहता है। तो वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे ही बनता है। तो देख लीजिए, ये P है, ध्रुव है, और ये फोकस दूरी है, तो इसके बीच में बनता है और ये छोटा रहता है, ठीक है। और ये भी आभासी तथा सीधा रहता है। तो देख लीजिए, दो स्थिति हम लोग देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, छोटा रहता है बिंदु के आकार का और आभासी और सीधा। और जब वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच में हो यहाँ पर, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो P और F के बीच में बनता है, दर्पण के पीछे ही रहता है, छोटा रहता है, आभासी और सीधा रहता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग अवतल दर्पण देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर क्या है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ हो, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, ये जो है क्या है, अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर ऐसे झुका हुआ रहता है, ठीक है ना, ऐसा रहता है, ऐसा। तो ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है अवतल दर्पण का, तो इसका उपयोग ज्यादातर पूछा जाता है तो चिकित्सकों जैसे डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला आदि की जांच में जो है क्या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च, जैसे हम लोग टॉर्च रखे रहते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग रहता है। वाहनों की जो हेडलाइट रहती है ना, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और सोलर कुकर हो गया, सेविंग दर्पण, जो सैलून वगैरह में जो दर्पण का उपयोग होता है वो भी क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है। तो ये अवतल दर्पण के उपयोग है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, ठीक है ना, ये अवतल दर्पण है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सबको लाइन से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में देख लीजिए, अवतल दर्पण में पहली स्थिति है जब वस्तु जो है अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा रहेगा, अत्यधिक छोटा रहेगा, बिंदु के आकार का रहेगा, और जो है कैसा रहेगा, प्राकृति वास्तविक रहेगा और उल्टा, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में कैसा रहता है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है ना, अत्यधिक छोटा रहता है, बिंदु के आकार का और वास्तविक और उल्टा रहता है। अब देख लेते हैं द्वितीय स्थिति क्या है, जब वस्तु जो है P और C से पर हो, अर्थात वस्तु कहाँ रहता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, अत्यधिक छोटा रहता है, वास्तविक और उल्टा रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, द्वितीय स्थिति क्या है, जब वस्तु जो है क्या रहता है, C और अनंत और C के बीच में हो, ठीक है ना। जब वस्तु जो है अनंत और
सी के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तब प्रतिबिंब जो है क्या रहता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, छोटा रहता है, वास्तविक और उल्टा रहता है। तो इसको आप याद रखिएगा, द्वितीय स्थिति है। और तृतीय स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो तब प्रतिबिंब भी कहाँ बनती है, वक्रता केंद्र पर ही बनती है। और कैसे आकार का रहता है, तो वस्तु के आकार का ही रहता है प्रतिबिंब, और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और समान आकार का रहता है, वास्तविक और उल्टा रहता है। अब देख लीजिए, वस्तु जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाता है, ये देख लीजिए, वस्तु जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तब क्या होता है, प्रतिबिंब जो है क्या होता है, सी से दूर बनता है, अर्थात अनंत और सी के बीच में बनता है। ठीक है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और सी के बीच में बनता है, और कैसा रहता है, बड़ा रहता है और वास्तविक और उल्टा रहता है। ठीक है, चौथा स्थिति है। और पांचवा स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये पांचवा स्थिति है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखिएगा, छठवां पॉइंट, कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य आ जाती है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चली जाती है ना। जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाती है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला जाता है और बड़ा रहता है और आभासी और सीधा रहता है। तो ये एक स्थिति ऐसी है जिसमें जो है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है। ये एक ही स्थिति है ना, याद रखिएगा इसको। इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो अपवाद रहता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये अपवाद है, समझ जाइए, अवतल दर्पण का। जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और आभासी। और बाकी जितनी भी स्थिति है, पांचों स्थिति, उसमें वस्तु जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता देख लेते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये दर्पण का फॉर्मूला है, डायरेक्ट किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दर्पण सूत्र बताइए, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आप लोगों को बता दीजिएगा। ठीक है, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, ध्रुव से f तक की दूरी, जैसे कि मैंने बताया था, और v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है v, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये दर्पण फार्मूला है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। अब ये देख लीजिए क्या होता है, जब आवर्धन क्षमता अर्थात m धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब कैसा रहता है, सीधा और आभासी होता है ना, और जब m ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, जब m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी, जबकि ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अब प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाला परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रकाश जब क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तब वो थोड़ी सी विचलित हो जाती है, वहां से अपने मार्ग से हट जाती है, तो उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम में अच्छे से समझ जाइएगा। ये देख लीजिए, ये जब प्रकाश यहाँ से आ रही है, ये दूसरा माध्यम है, जैसे ये वायु है, अब यहाँ पर आ रही है, अब ये कांच से टकराएगी, ठीक है ना, या जल से टकराएगी तो ये हल्का से विचलित हो जाएगी। तो यही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम देख लेते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम है, कौन कौन से हैं वो दो नियम, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। देख लीजिए, ये क्या है, ये वाला जो है क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। तो तीनों एक ही तल, यहाँ पर ये वाला तल में स्थित है ना, तो यही बोला जा रहा है पहला नियम के आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, स्नेल का नियम है। दूसरा नियम मतलब साइन आई अपवर्तन कोण, साइन आई और साइन आर बराबर अपवर्तनांक म्यू होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या आई और अपवर्तन कोण की जो ज्या आर होता है ना, वो जो है अपवर्तनांक होता है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, जहां ये म्यू जो है अपवर्तनांक है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये दो नियम है अपवर्तन के। ठीक है, अब हम लोग विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक देख लेते हैं। ठीक है, तो वायु में अपवर्तनांक क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 1 होता है ना, 1.033 लगभग 1 के बराबर होता है। बर्फ का 1.31, जल का क्या होता है 1.33 होता है, अल्कोहल का 1.36 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है, तारपीन का 1.48 होता है, क्राउन कांच का 1.52 होता है, फ्लिंट कांच का 1.6 होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, सबसे ज्यादा होता है किसका अपवर्तनांक, हीरे का। और इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक
अपवर्तनांक किसका रहता है, हीरे का रहता है। कितना रहता है, 2.42, ठीक है ना। तो ये तीनों का अपवर्तनांक आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है और हीरे का कितना होता है, तो 2.42 होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्रांतिक कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण क्या है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, ठीक। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय, ठीक है ना, क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए ये वाला क्या है, ये आपतित किरण है, ठीक है ना। अब ये आपतित किरण जब ये किसी सघन माध्यम है, ये वाला क्या है, मान लीजिए ये सघन माध्यम जैसे जल है। अब ये जल से क्या होता है, वायु में प्रवेश कर रही है। ये आपतित किरण जल है और ये जल से वायु में प्रवेश कर रही है। तो अपवर्तित किरण जो ये वाला हिस्सा रहता है ना, ये वाला किरण क्या है, अपवर्तित किरण है। तो जब अपवर्तित किरण का मान जो है 90 अंश हो जाता है, तो देख लीजिए ये जब ऐसे प्रवेश करेगा तो ये वाला और ये वाला देख लीजिए, ये और ये, इसका मान कितना है, 90 अंश है। तो यही क्या है, 90 अंश जो है क्या है, क्रांतिक कोण है, ठीक है ना। जब तो इसमें एक शर्त ये याद रखिएगा कि जो किरण है वो सघन से विरल में जा रही हो ना, याद रखिएगा सघन से जब विरल में जा रही हो तब अपवर्तित किरण का मान कितना होता है, तो 90 अंश होता है। तो इसे जो है क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण जो अपने सघन माध्यम में लौट आती है। तो अब देख लीजिए ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण क्या है, मतलब कि जो क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण जो 90 अंश होता है। तो ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा ये क्या है, 90 अंश रहता है। जब ये लेकिन 90 अंश से भी ज्यादा हो, जब वो अपने मार्ग की दिशा में वापस आ जाती है, उसी दिशा में जैसे ये जा रही है, अब उसी दिशा में वापस आ जाती है, तो ये क्या हो जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाती है, ठीक है ना। जब अपवर्तन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है, अर्थात 90 अंश से भी अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, और जब क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें हैं, ठीक है। तो शर्तें क्या क्या है, प्रकाश का गमन जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर हो, ये पहला महत्वपूर्ण शर्त है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो उदाहरण क्या क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में देखा जा सकता है, तो हीरे का चमकना, मृग मरीचिका अर्थात जो मिराज जो क्या बोलते हैं रेगिस्तान में जो बनता है ना, वो भी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ऑप्टिकल फाइबर भी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये 3 जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर, ये तीनों जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के जो है उदाहरण है। अब हम लोग देख लेते हैं वस्तु का रंग अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन, वस्तु का रंग और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये दोनों देखते हैं। तो वस्तु के रंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, कौन कौन से हैं प्राथमिक रंग, तो लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है, ठीक है ना। याद रखिएगा रेड, ग्रीन और ब्लू, आरजीबी याद रखिएगा, ये आर, ये जी और ये जो बी है, ये क्या है, ये प्राथमिक रंग है, आरजीबी याद रखिएगा, ये प्राथमिक रंग है। और प्राथमिक रंग से ही मिलकर फिर क्या बनता है, द्वितीयक रंग बनता है। तो द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं, पीला हो गया, मैंजेटा हो गया, सियान हो गया, ये द्वितीयक रंग है। अब देख लेते हैं हम लोग डायग्राम, देखिए, ठीक है ना। जब रेड और ग्रीन मिलकर क्या बनता है, तो येलो बनता है ना। ये देख लीजिए, ये जो रेड है और ये ग्रीन है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, ये द्वितीयक रंग येलो बन रहा है, ठीक है ना, पीला बन रहा है। और जब क्या बोलते हैं, जब रेड और ब्लू मिलता है, ठीक है ना, ये देख लीजिए रेड और ये ब्लू मिल रहा है, रेड और ब्लू मिलकर क्या बन जा रहा है, मैंजेटा बन जा रहा है, ये मैंजेटा है। रेड और ब्लू मिलकर क्या बनता है, मैंजेटा। और ग्रीन और ब्लू मिलकर क्या बनता है, तो सियान बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ग्रीन और जब ब्लू मिलता है तो सियान बनता है। तो ये जो है द्वितीयक रंग, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जब ये तीनों रंग मिलता है तो ये देख लीजिए बीच में ये क्या बन जाता है, श्वेत प्रकाश मिल जाता है, ठीक है ना। पूरक रंग है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जब प्राथमिक और द्वितीयक रंग मिलकर श्वेत हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये जो है द्वितीय पूरक रंग कहलाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जब रेड और ब्लू मिलता है तो मैंजेटा बनता है, ब्लू और ग्रीन मिलता है तो सियान बनता है, और जब रेड और ग्रीन मिलता है तो येलो बनता है, ठीक है ना। तो ये वस्तु के रंग है, ठीक है। और प्राथमिक रंग क्या क्या है, तो इससे भी रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो आरजीबी अर्थात रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राथमिक रंग है, ठीक है। अब हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं। तो
क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन? धूल तथा सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है ना। धूल तथा सूक्ष्म कणों से टकराकर प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अब जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। जैसे लाल रंग, तो लाल रंग का क्या होता है? तरंगदैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और जिस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। जैसे बैगनी, तो बैगनी का क्या होता है? तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो ठीक है, तो आकाश और समुद्र का रंग जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आकाश और समुद्र का रंग जो है नीला दिखाई देता है तो किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले सूर्य का दिखाई देना, ये भी क्या है? सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ना, याद रखिएगा, लाल दिखाई देना, ये क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। और सूर्य उदय और सूर्यास्त से पहले ही सूर्य दिखाई देता है तो वो प्रकाश के अपवर्तन का होता है ना, लेकिन जब लाल आ जाए तो वो क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, अब लेंस देख लेते हैं। तो लेंस के प्रकार क्या क्या है? लेंस क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ये दो प्रकार के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जैसे दर्पण पढ़े थे तो ये लेंस है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं उत्तल लेंस कैसा रहता है। तो उत्तल लेंस मध्य में मोटा रहता है, किनारे पर पतला रहता है, इसे अभिसारी अर्थात कन्वर्जिंग होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, याद रखिएगा उत्तल लेंस के बारे में। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या रहता था? उत्तल दर्पण क्या रहता था? अभी अपसारी रहता है ना, मैंने बताया था उ और अ याद रखिएगा। जैसे दर्पण के केस में क्या होता था? उ रहता था और अ रहता था। तो जो उत्तल दर्पण है वो क्या रहता था? उत्तल अवतल क्या रहता था? उत्तल दर्पण क्या रहता था? अभिसारी रहता था, ठीक है ना। और अब इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण अपसारी रहता था। और इसमें देख लीजिए ना, ठीक है, इसमें उत्तल लेंस जो है अभिसारी रहता है, ये मध्य भाग में मोटा रहता है, किनारे भाग में पतला रहता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस जो है मध्य भाग में जो है क्या रहता है? मोटा रहता है और किनारे पर पतला रहता है। और उत्तल लेंस क्या है? अभिसारी है। और अवतल दर्पण क्या है? अवतल लेंस का है, सॉरी, अवतल लेंस जो है मध्य में पतला रहता है और किनारे पर मोटा रहता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अवतल लेंस क्या है? अपसारी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अवतल लेंस अपसारी है और उत्तल लेंस अभिसारी है, ठीक है। अब उत्तल लेंस के प्रकार क्या क्या है? तो उभयोतल लेंस होता है। उभयोतल मतलब क्या होता है? ड्यूअल कॉन्वेक्स, अर्थात दोनों तरफ जो है क्या रहता है? उत्तल रहता है। देख लीजिए ये भी क्या है? उत्तल है, उभरा हुआ है, और ये भी उत्तल है। तो ये उत्तल लेंस है, उभयोतल होता है। एक समतल उत्तल होता है। समतल उत्तल मतलब प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेन मतलब एक तरफ प्लेन रहेगा और दूसरी तरफ क्या रहेगा? कॉन्वेक्स रहेगा, अर्थात ऐसे उभरा हुआ रहता है। और दूसरा अवतल उत्तल रहता है। अवतल उत्तल मतलब एक तरफ उत्तल दूसरी तरफ अवतल, ये क्या है? उत्तल है। और ये क्या है? अवतल है, ऐसे धसा हुआ है। तो ये जो है अवतल उत्तल भी होता है। और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? तो उभय अवतल हो गया। उभय अवतल मतलब क्या होता है? एक तरफ उभय और एक मतलब कि दोनों तरफ अवतल रहता है, दोनों तरफ अवतल रहता है, तो वो क्या है? उभय अवतल है। जैसे कि ये भी क्या है? अवतल है, और ये भी क्या है? अवतल है, ऐसे धसा हुआ है दोनों, तो ये उभय अवतल हो गया। समतल अवतल क्या हो गया? एक तरफ समतल रहता है और दूसरी तरफ अवतल रहता है, ऐसे धसा हुआ है। और दूसरा उत्तल अवतल, ठीक है ना। उत्तल अवतल कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो एक तरफ ये ऐसा बनेगा चित्र, ऐसा रहेगा एक, और एक तरफ जो है ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है? उत्तल अवतल रहता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रकाशी केंद्र में आता है, ठीक है ना। लेंस से संबंधित प्रकाशी केंद्र क्या है? तो लेंस का वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, तो उसका प्रकाशी केंद्र कहते हैं। अच्छा, आगे हम लोग डायग्राम में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्रकाशी केंद्र क्या है, ठीक है ना। फोकस दूरी मैंने वैसे कि बता चुका है, ठीक है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना, इसको आप लोग रट लीजिए। लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना, जैसे दर्पण में पढ़े थे ना प्रतिबिंब रचना, वैसी लेंस। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, जो ये लेंस में जो उत्तल लेंस रहता है ना, वो दर्पण में अवतल दर्पण है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब रचना बताया था ना, वैसे ही उत्तल लेंस में भी 6 प्रतिबिंब रचना होती है। तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण याद करके रखिएगा, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस में भी 6 प्रतिबिंब रचना रहता है और अवतल लेंस में 2, जैसे कि उत्तल दर्पण में 2 पढ़े थे, उसी प्रकार अवतल लेंस में भी 2 होता है। तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो देख लेते हैं हम लोग उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस में प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देख लीजिए, जब वस्तु जो है अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है, बिंदु के आकार का रहता है, वास्तविक और उल्टा रहता है। जैसे कि हम लोगों ने उत्तल दर्पण में देखा था ना कि उत्तल दर्पण में 5 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा रहता है? वास्तविक और उल्टा। उसी प्रकार जो है अवतल दर्पण में देखे थे, सॉरी, अवतल दर्पण में क्या रहता है? प्रतिबिंब जो है 5 स्थिति में जो है वास्तविक और उल्टा रहता है। उसी प्रकार जो है उत्तल लेंस में जो है 5 स्थिति ऐसे हैं जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा रहता है, और एक स्थिति ऐसा है जहां प्रतिबिंब कैसा रहता है? आभासी और सीधा रहता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना।
उसी प्रकार अवतल लेंस, तो अवतल लेंस को उत्तल दर्पण की तरह याद रखिएगा, इसमें हमेशा प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा रहता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेंस में प्रतिबिंब रचना से संबंधित अगर क्वेश्चन देगा, कम ही देता है, ज्यादातर प्रतिबिंब रचना दर्पण से रिलेटेड रहता है, तो अगर लेंस में देगा ना तो यही वाला देगा कि उत्तल लेंस में कब ऐसा होता है जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा रहे। तो एक स्थिति ऐसा रहता है उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब जो है f1 और 0 के मध्य हो, और जब वस्तु f1 और 0 के मध्य हो और प्रतिबिंब वस्तु की ओर हो, तब आकार बड़ा और आभासी और सीधा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रतिबिंब निर्माण बहुत ही कम पूछा जाता है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, बस ये लेंस सूत्र याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो ये लेंस सूत्र है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये जो है लेंस सूत्र है। और दर्पण सूत्र क्या पढ़े थे, 1/f अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र था। लेकिन लेंस सूत्र में यहाँ पर जो है रीड रहता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब लेंस की क्षमता एवं दृष्टि दोष से संबंधित। तो लेंस की क्षमता, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना, लेंस की क्षमता पावर बराबर क्या होता है, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, ठीक है ना, जहाँ इसे इसका मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, अर्थात जो लेंस की क्षमता P है वो फोकस दूरी के विद्युत क्रमानुपाती होती है, और इसका मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जबकि दूर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु को तो हम लोग देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ये उल्टा है ना, जैसे नाम में क्या है, निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट के नहीं दिखाई देगा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं ना, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष में आते हैं, हाइपरमेट्रोपिया देख लेते हैं। तो क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया, तो नाम क्या है, दूर दृष्टि दोष। अब इसका उल्टा होगा, क्या होगा, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तो ये दूर दृष्टि दोष है, ठीक है ना। अब इसके लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस अर्थात कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एक को पढ़ेंगे ना आप तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो ये जरा दृष्टि दोष है, ठीक है ना। अब इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ठीक है। अब अबिंदुकता आ जाते हैं हम लोग। अबिंदुकता क्या है, तो जब सीधी रेखाएं स्पष्ट रूप से ही दिखाई नहीं देती तो वो क्या है, अबिंदुकता कहलाती है, ठीक है ना। रेखाएं ही स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता के लिए, बेलनाकार लेंस के लिए, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता के लिए। तो ये 4 दोष है, इसको आप लोग याद रखिएगा और इसके निवारण जो है अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसके निवारण से संबंधित ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस अर्थात बायोफोकल लेंस का, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब प्रिज्म अर्थात वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष देख लेते हैं। प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष। तो प्रिज्म क्या है, ऐसा पारदर्शी पिंड जिसमें 2 त्रिभुजाकार आधार होता है। तो प्रिज्म जो है 2 त्रिभुजों से मिलकर बना रहता है ना, याद रखिएगा। प्रिज्म जो है 2 त्रिभुजों से मिलकर बना रहता है। वर्ण विक्षेपण क्या है, तो श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, ये क्या है, वर्ण विक्षेपण है, ठीक है ना। जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो जो है अपने विभिन्न 7 रंगों में जो है विभाजित हो जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब वर्ण विक्षेपण में जो है इसको याद रखिएगा ना, विबग्योर को अच्छे से याद रखिएगा। वर्ण क्रम है ये, जब वर्ण विक्षेपण होता है तो किसका विचलन ज्यादा होता है, किसका विचलन कम होता है, तो ये जो है उसका ट्रिक है, विबग्योर याद रखिएगा। विबग्योर, सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम किसका होता है, तो रेड का होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, मैं जैसे कि मैंने बताया था, बैगनी रंग का क्या होता है, विचलन अर्थात वर्ण विक्षेपण अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही ज्यादा होगा, उसका विचलन उतना ही ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, जो विचलन है वो तरंग दैर्ध्य के विद्युत क्रमानुपाती होता है ना। अब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए उसका विचलन भी क्या होता है, कम होता है, अर्थात उसका वर्ण विक्षेपण भी कम होता है, ठीक है।
इसको आप लोग याद रखिएगा। और इंद्रधनुष किसके उदाहरण है? तो इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों का परिणाम है ना, याद रखिएगा। इस रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों से संबंधित है। देख लीजिए ये डायग्राम है। अब यहाँ से श्वेत प्रकाश जो है जा रहा है, ये प्रिज्म जो है, अब प्रिज्म से टकराएगा तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? बैगनी रंग। देख लीजिए यहाँ से ऐसे आ रहा है और ये सबसे ज्यादा विचलित बैगनी रंग ही हो रहा है, और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? लाल रंग का हो रहा है, ठीक है ना। तो ये विबग्योर, ये टिकर याद रखिएगा। विबग्योर अर्थात सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होगा, फिर आई का अर्थात इंडिगो का होगा, ब्लू का होगा, फिर ग्रीन का होगा, फिर येलो का होगा, ठीक है ना। फिर किसका होगा? येलो का होगा, फिर नारंगी का होगा और फिर लाल रंग का होगा। तो ये जो है विबग्योर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा विचलन उतना ही अधिक होगा, वर्ण विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा विचलन उतना ही कम होगा, वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, प्रकाशी केंद्र देख लेते हैं, ठीक। तो प्रकाशी केंद्र क्या क्या है? उत्तल लेंस। कैमरा क्या है? तो कैमरा क्या है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। तो कैमरा क्या है? कैमरा उत्तल लेंस होता है। वस्तु का इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कैमरा में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक रहता है, उल्टा रहता है, और ये कैमरा जो है उत्तल लेंस का यूज होता है कैमरा में, ठीक है। अब सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप क्या है? तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सूक्ष्मदर्शी क्या है? उत्तल लेंस है, ठीक है ना। और इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? सूक्ष्मदर्शी की कम होती है। और सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? इसको आप लोग याद रखिएगा ना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या है? तो m बराबर 1 + d/f होता है। m बराबर 1/d/f, ये सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। एक अभिदृश्यक और दूसरा नेत्रिका होता है। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, याद रखिएगा। दो उत्तल लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस में होता है? तो कोशिकाओं, सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है, ठीक है। दूरदर्शी, तो दूरदर्शी दूर की खगोलीय पिंडों, ग्रहों को देखने के लिए दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हम क्या है आगे, रुक जाइए थोड़ी देर। हाँ, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण क्या क्या है, ठीक है। तो व्यतिकरण क्या है? इंटरफेरेंस क्या है? तो समान आवृत्ति की दो तरंगों के अध्यारोपण से उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो ये क्या है? व्यतिकरण है। जब समान आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के जो दो तरंगे जब समान एक दिशा में आपतित होती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो यही क्या है? व्यतिकरण है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, समान आवृत्ति की 2 तरंगे रहती हैं और तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो ये जो है व्यतिकरण है। और व्यतिकरण 2 प्रकार की होती है, संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना। तो ये क्या है? 2 प्रकार हैं किसका? व्यतिकरण के, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण, ठीक है। 2 प्रकार है, इन दोनों प्रकार को याद रखिएगा, ठीक। अब क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है? तीव्रता अधिक रहता है, और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता कम होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब विवर्तन क्या है? तो विवर्तन जो है प्रकाश तरंगों का अवरोध के किनारों से मिलकर आगे संचरण करना, ये विवर्तन कहलाता है। देख लीजिए विवर्तन क्या है? प्रकाश तरंगे जब किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अवरोध के किनारों से क्या होती है? मुड़ कर आगे जाती हैं, तो यही जो है विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ध्रुवण क्या है? तो प्रकाश की तरंगों का एक सीधी रेखा में गमन करना, ये क्या कहलाता है? ध्रुवण अर्थात पोलराइजेशन कहलाता है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग रहते हैं ना, ध्रुवण क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, और उसमें प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में जाती है ध्रुवण में, ठीक है ना। और ये जो है ध्रुवित प्रकाश कहलाती है। और अध्रुवित प्रकाश क्या है? जब प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो ये अध्रुवित प्रकाश है। अब अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण क्या क्या है? तो अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण है जैसे कि बल्ब हो गया, सूर्य का प्रकाश तो सीधी रेखा में जाता है, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? अध्रुवित प्रकाश है, क्योंकि ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। और ध्रुवण क्या है? एक सीधी रेखा में जाती है, तो वो ध्रुवित प्रकाश कहलाती है। तो ये जो है प्रकाश से संबंधित जो है जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से डायग्राम की मदद से बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अब हम लोग साइंस के साथ ही हम लोग जियोग्राफी और हिस्ट्री का भी टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही डायग्राम बेस्ड वीडियो रहेगा और कंटेंट भी बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है। थैंक यू।